आगे आते हैं, उत्तरकालीन मुगल बादशाह को देखते हैं। तो पूरे मुगल बादशाह को एक बार देख लेंगे, फिर मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है। और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित चीज नोट में बहुत ज्यादा तो नहीं है, सफिशियंट है, लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर जो है हम आपको नोट डाउन भी करवा देंगे। तो औरंगजेब के निधन होने के बाद जो मुगल बादशाह थे उसे हम लोग उत्तरकालीन मुगल बादशाह कहते थे। उत्तरकालीन मुगल बादशाह। उत्तरकालीन मुगल बादशाह, जो आपको उत्तरकालीन मुगल बादशाह है, अब इधर उधर मत कीजिए, बोर्ड पे आइए, ठीक है। जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह है, उत्तरकालीन मुगल बादशाह में सबसे पहले है आपको बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 1713। जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर। फर्रुख सियर, और जो फर्रुख सियर है यह है आपको 1713 से 1719। 1713 से 1719। फर्रुख सियर के बाद है आपको रफी उद दरजात। रफी उद दरजात 1719, फरवरी 1719 से जून 1719। 1719। और फिर रफी उद दौला। रफी उद दौला, और जो रफी उद दौला है, रफी उद दौला का शासनकाल है जून 1719 से सितंबर 1719, यानी 1719 इसको भी मान करके हम लोग चलेंगे। और फिर इसके बाद है आगे आपको मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह। और जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह का शासनकाल है 1719 से लेकर के 1748। और मोहम्मद शाह के बाद जो है आगे है आपको अहमद शाह। कौन है? अहमद शाह। और अहमद शाह का शासनकाल है 1748 से 1754। और अहमद शाह के बाद है आपको आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। आलमगीर द्वितीय के बाद है आपको शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय, और शाहजहां तृतीय 1758 से 1759। और फिर जो है आगे है आपको शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। 1806। और फिर आगे है आपको अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय का शासनकाल है 1806 से 1837। और फिर अगला है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, यह है 1837 से 1858। 1837 से 1858। 57 है तो उसको 58 कर लीजिएगा आप, ठीक है। 1858। देखिए, अब समझिएगा ध्यान से, एक साथ बोर्ड पे लिख दिए हैं तो आपको कुछ चीज जो है स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक है। एक साथ जो है आपको बोर्ड पे लिखे हैं तो कुछ चीज जो है आपको स्पष्ट हो रहा होगा। बेसिकली जो है इन बादशाहों का जो है शासनकाल जो है आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो अब जो इन बादशाहों का शासनकाल स्पष्ट हो रहा है, अब इनके विषय में जो है हम लोग देखते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि औरंगजेब के निधन होने के बाद भले ही 1707 से 1858 ईस्वी तक 12 बादशाह बने, लेकिन इन बादशाहों का बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं है। बेसिकली इन बादशाहों के शासनकाल में, इन बादशाहों के शासनकाल में जो है आपको मुगल साम्राज्य का पतन ही हुआ है। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है, मुगल साम्राज्य का यों के विघटन हुआ है। इन बादशाहों का इतिहास याद करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन पूछता है तो चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखिएगा कि औरंगजेब का जब निधन हुआ था तो औरंगजेब के निधन होने के समय औरंगजेब के 3 पुत्र संतान थे। औरंगजेब के जो 3 पुत्र संतान थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श, ये 3 पुत्र संतान थे आपको औरंगजेब के। और औरंगजेब के ये तीनों पुत्र संतान अलग अलग स्थान के सूबेदार थे। अलग अलग स्थान के सूबेदार थे। जैसे कि अगर हम मुअज्जम को देखें तो ये काबुल कंधार का सूबेदार था। फिर आपको
आजम को देखिएगा गुजरात का सूबेदार था, और कामबख्श को देखिएगा तो दक्कन का सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार था। तो औरंगजेब के निधन होने के बाद औरंगजेब के तीनों पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। इस उत्तराधिकारी के युद्ध में अंतिम तौर पर जीत मुअज्जम की हुई। अंतिम तौर पर उत्तराधिकारी के युद्ध में जीत मुअज्जम की हुई। मुअज्जम के जीत के कई सारे कारण थे। मुअज्जम के जीत के जो कई सारे कारण थे, उन कारणों में एक कारण यह भी था कि मुअज्जम को सिखों का साथ मिला था। मुअज्जम को राज दरबार के लोगों का साथ मिला था, मुगल राज दरबार के लोगों का साथ मिला था। तो मुअज्जम को सिखों का साथ मिला, मुअज्जम को मुगल राज दरबार के लोगों का साथ मिला, इसलिए भी मुअज्जम की जीत हुई। और मुअज्जम ही जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा, बहादुर शाह प्रथम रखा। अर्थात बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम हुआ करता था, मुअज्जम हुआ करता था। और जो आपको बहादुर शाह प्रथम है, जिन्हें कि मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है, खफी खां नामक इतिहासकार ने इन्हें शाह ए बेखबर भी कहा है, शाह ए बेखबर भी कहा है। अब खफी खां ने इन्हें शाह ए बेखबर क्यों कहा? तो खफी खां ने इन्हें शाह ए बेखबर इसलिए कहा क्योंकि शासनकाल के दौरान क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन बातों से बहादुर शाह को कोई लेना देना नहीं था। और इतनी कम रुचि शासन में इनकी हुआ करती थी कि एक ही जागीर, एक ही भूखंड कई लोगों को बांट दिए गए थे। अब एक ही जागीर, एक ही भूखंड कई लोगों को दे दिए गए थे, तो स्वाभाविक सी बात है हर लोग उस पर अपना दावा ठोक रहे थे। तो जब हर लोग अपना दावा ठोकेंगे तो संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, जागीरदारी संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इनके शासनकाल में जागीरदारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। शासन में अभिरुचि नहीं थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं था, जिस वजह से खफी खां नामक इतिहासकार ने इन्हें शाह ए बेखबर कहा। शाह ए बेखबर मतलब ये तो ऐसे साहब हैं जिन्हें कुछ खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और हमने आपको यह बात बताया कि जो बहादुर शाह प्रथम था, इनको सिखों का साथ मिला था, तो स्वाभाविक सी बात है इनका संबंध सिखों के साथ बेहतर होगा, तभी सिखों ने इन्हें साथ दिया। तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह का संबंध इनके साथ काफी बेहतर था। दोनों का एक साथ उठना बैठना होता था, दोनों का एक साथ वाद विवाद विचार विमर्श करना होता था। और गुरु गोविंद सिंह ने इनको उत्तराधिकारी के युद्ध में साथ भी दिया था। लेकिन संयोग ऐसा देखिए कि जब बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह थे, तो इनके शासनकाल के दौरान सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराष्ट्र के नांदेड़ गए हुए थे। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में ही 1708 ईस्वी में गुलखा नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। और जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी, तो गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा कर रखी थी कि हमारे जाने के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और नेता का पद आएगा, उस नेता के पद पर बंदा बहादुर बैठेगा। इस बात की घोषणा गुरु गोविंद सिंह ने कर रखी थी, जिस वजह से गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद गुरु का पद समाप्त हुआ, नेता का पद आया और उस नेता के पद पर बंदा बहादुर बैठे। और बंदा बहादुर की अपनी यह मान्यता थी कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या मुगल बादशाह ने करवाई है। बंदा बहादुर इस बात को मानते थे कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या में मुगल बादशाह का हाथ है, जिस वजह से बंदा बहादुर ने मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम से
संघर्ष के रास्ता को अख्तियार किया। और बंदा बहादुर ने जब मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब बहादुर शाह प्रथम भी पीछे नहीं हटे और बहादुर शाह प्रथम ने भी सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर बहादुर शाह प्रथम और बंदा बहादुर के बीच युद्ध हुए और उस युद्ध के दरमियान ही बहादुर शाह प्रथम मारे गए। और बहादुर शाह प्रथम के मारे जाने के बाद बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र संतान थे, अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जमान शाह और जहादार शाह। अब बहादुर शाह प्रथम के ये चारों पुत्र संतान के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगे। और फिर जब बहादुर शाह प्रथम के इन 4 पुत्र संतानों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगे, तो उस उत्तराधिकारी के युद्ध में अंतिम रूप से विजयी जहांदार शाह हुए। और जहांदार शाह के विजयी होने का कारण यह था कि जहांदार शाह को जुल्फिकार खां ने मदद किया था और जुल्फिकार खां के मदद के कारण ही उत्तराधिकारी के युद्ध में जहांदार शाह की जीत हुई। जहांदार शाह की जीत हुई और अंततः जहांदार शाह जुल्फिकार खां के मदद से मुगल बादशाह के पद पर आसीन हुए। मुगल बादशाह के पद पर आसीन हुए। जहांदार शाह मुगल बादशाह के पद पर आसीन हुए और बहुत लंबे अवधि तक जहांदार शाह बादशाह के पद पर नहीं रह पाए। लेकिन ध्यान रखें कि जहांदार शाह ने अपने छोटे शासनकाल में बहुत बड़े बड़े काम को अंजाम दिए, बहुत बड़े बड़े काम को अंजाम दिए। जैसे कि जहांदार शाह ने कृषि के क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। कृषि के क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की। आगे इस बात को हम स्पष्ट करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा को स्पष्ट जो है आपको जहांदार शाह ने किया। जहांदार शाह ने किया, ठीक है, जहांदार शाह ने किया। फिर आपको जहांदार शाह ने जजिया कर पर रोक लगाई। जजिया कर पर रोक लगाई जहांदार शाह ने। और इन्हें यानी जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। कालांतर में जाकर मुगल राज दरबार में गुटबाजी होने लगे थे। ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, सैयद बंधु गुट, अफगानी गुट, ये तमाम प्रकार के गुट का प्रचलन देखने को मिलने लगा। ये तमाम प्रकार के गुटों का प्रचलन देखने को मिलने लगा, मतलब बहुत ज्यादा गुटबाजी होने लगा था। तो जो बहुत ज्यादा गुटबाजी होने लगा था, उन गुटों में 1713 ईस्वी आते आते जो सबसे प्रभावशाली गुट बनकर उभरा था, उस गुट का नाम था सैयद बंधु गुट। सैयद बंधु गुट। और सैयद बंधु गुट में 2 भाई था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। और सैयद बंधु गुट के लोगों ने ही जहांदार शाह की हत्या करवा दी। और सैयद बंधु गुट ने अपने मन मुताबिक फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया। फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया। और ध्यान रहे कि जो फर्रुखसियर है, रफीउद्दर्जात है, रफीउद्दौला है, मोहम्मद शाह है, इन सभी को 3, 4, 5, 6 इन सभी की हम बात करें तो इन सभी को गद्दी पर सैयद बंधु गुट ने ही बैठाया था। सैयद बंधु गुट ने ही बैठाया था। मतलब सैयद बंधु गुट में जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने ही इन चारों को मुगल बादशाह के गद्दी पर बैठाया, जिस वजह से सैयद बंधु को इतिहास में नृप निर्माता यानी किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर कहा जाता है। और सैयद बंधु के मदद के कारण ही फर्रुखसियर बादशाह बन पाए थे, जिस वजह से फर्रुखसियर ने सबसे महत्वपूर्ण पद, वजीर का पद, मीर बख्शी का पद सैयद बंधु को ही दिया। फर्रुखसियर के समय वजीर के पद पर, वजीर यानी वित्त मंत्री के पद पर अब्दुल्ला खां था और मीर बख्शी यानी सेनापति के पद पर हुसैन अली खां था। सेनापति के पद पर हुसैन अली खां था। और मुगल साम्राज्य में यही इन्हीं पदों का, तो मीर बख्शी का पद, वजीर का पद, वकील का पद, इन पदों का महत्व था। यही तो महत्व के पद थे। जैसे आज के समय प्रधानमंत्री का पद, गृह मंत्री का पद, वित्त मंत्री का पद, रक्षा मंत्री का पद, ये सब पद जैसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही उस समय दीवान, वजीर, मीर बख्शी, वकील, ये सब पद महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे। तो महत्वपूर्ण पद पर दोनों भाई बैठा। और फिर फर्रुखसियर सैयद बंधु के दिशा निर्देश में
मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शासन प्रशासन करने लगे। फर्रुखसियर ने सिखों से बदला लेने की योजना बनाई, क्योंकि सिख आक्रमण के कारण ही बहादुर शाह प्रथम मारे गए थे। बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह। फर्रुखसियर ने मुगलों से बदला लेने फर्रुखसियर ने सिखों से बदला लेने की योजना बनाई, और उस योजना के तहत ही फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया। फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया। फर्रुखसियर थोड़ा कूटनीतिज्ञ भी था, लेकिन सफल कूटनीतिज्ञ साबित नहीं हो पाया। फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट लेने के लिए जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक शिष्टमंडल उनके दरबार पहुंचा, और फर्रुखसियर ने उस शिष्टमंडल को 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर व्यापारिक छूट दी, बड़े स्तर पर व्यापारिक छूट दी। और जो आपको व्यापक स्तर पर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में व्यापारिक छूट दी, इस छूट को इतिहास में अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस छूट को इतिहास में व्यापारिक क्षेत्र में मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र कहा जाता है। इसके बाद फर्रुखसियर यह देख रहे थे कि उनके काम करने के ऊपर सैयद बंधु अंकुश लगा रहा था, जिस वजह से फर्रुखसियर सैयद बंधु के खिलाफ ही षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। फर्रुखसियर सैयद बंधु के खिलाफ ही षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, जिस कारण इतिहास में उन्हें घिरनीत कायर कहा जाता है। घिरनीत कायर कहा जाता है। सैयद बंधु के खिलाफ जब फर्रुखसियर षड्यंत्र रचने लगा, इसकी खबर सैयद बंधु को लग गई, और जब सैयद बंधु को इसकी खबर लग गई तो सैयद बंधु ने मराठा पेशवा की मदद से फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियर सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा था। इस षड्यंत्र की जानकारी सैयद बंधु को लग गई। जैसे ही इस षड्यंत्र की जानकारी सैयद बंधु को लगी तो सैयद बंधु ने फर्रुखसियर की ही हत्या करवा दी। और फिर सैयद बंधु ने रफी-उद-दरजात को बनाया बादशाह। फरवरी 1719 से जून 1719 क्षय रोग के कारण इनका निधन हो गया। फिर रफी-उद-दौला को बनाया जून 1719 से सितंबर 1719, इनका भी निधन क्षय रोग के कारण ही हो गया। फिर मोहम्मद शाह को बनाया। मोहम्मद शाह 1719 में बने, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक बादशाह के पद पर रहे। मोहम्मद शाह को, एक तो मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। चलिए आगे आइए अब। मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला बादशाह कहा जाता है, और इन्हें रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना अधिकतर समय हरम में अपने पटरानियों के साथ गुजारता था। और अगर किसी मुगल बादशाह का मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ा योगदान है तो वह है मोहम्मद शाह। वह कौन है? मोहम्मद शाह। अगर किसी मुगल बादशाह का मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ा योगदान है तो वह है मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, अगर मोहम्मद शाह चाहता तो जो मुगल साम्राज्य बिखर चुकी थी उसे फिर से वो एक सूत्र में बांध सकता था, क्योंकि इनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और विशेषज्ञ लोग थे। इन्हीं के दरबार से संबंधित हैदराबाद का निजाम निजामुल मुल्क था। निजामुल मुल्क बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ थे। टोडरमल का नाम आप सुने हैं? अकबर के दरबार में रहता था और वजीर के पद पर था, वित्त विभाग का प्रधान था, विशेषज्ञ था। उसको टक्कर देने वाला व्यक्ति था निजामुल मुल्क, जो हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है। फिर अवध में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना सआदत खान ने की है, वह इनके दरबार में रहता था। तो अपना हरम में समय गुजारता था। तो जो निजामुल मुल्क था, सआदत खान थे, ये लोग प्रयास किए कि बिखर रही मुगल सत्ता को फिर से मजबूत किया जाए, लेकिन ये तो अपना अलग दुनिया में था। चलिए ठीक है, आप बादशाह हैं, आप अलग दुनिया में हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने सहयोगियों को काम करने के लिए फ्री हैंड तो छोड़िएगा।
शुरुआती दौर में सबको कह दिया हाँ जो करना है कीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही निजामुल मुल्क मुगलों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एक कदम आगे बढ़ाए, इनको डर सताने लगा। डर ये सताने लगा, कल के डेट में जाकर के ऐसा ने हैदराबाद का निजामुल मुल्क हमको गद्दी से हटा दे, अपने गद्दी पर बैठ जाए, इस बात का डर इसको सताने लगा। और ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल राजकुमारों की यह दशा हो गई थी कि अपने पूर्वजों के निधन होने के बाद वो राज दरबार से भाग जाता था। अब काहे राज दरबार से भाग जाता था? दरबार में गुटबंदी होती थी, गुटबाजी होती थी। कई गुट थे। जो गुट जिसे बादशाह नहीं बनाना चाहता था, वो गुट षड्यंत्र के तहत उस राजकुमार का आंख निकाल लेता था। समझ गए? और मुगल व्यवस्था में, मुगल साम्राज्य में यह परंपरा थी कि अंधा व्यक्ति बादशाह नहीं बन सकता है। अंधा व्यक्ति बादशाह नहीं बन सकता है। यह मुगल साम्राज्य में एक परंपरा थी। और मुगल कालीन महिला विवाह नहीं कर सकती है, यह भी एक परंपरा थी। तो मुगल कालीन महिला विवाह नहीं कर सकती है, अंधा राजकुमार बादशाह नहीं बन सकता है। तो जो मुगल राजकुमार होते थे उनको लगता था कि कौन हमारे पीछे पड़ा है, कब मेरा आंख निकाल लिया जाएगा, जिस वजह से भागता था लोग। समझे? जब बादशाह बन जाता था तब आकर के रहता था सुकून से। बादशाह बनने से पहले जो है डरता था कि कौन क्या कर दे, कहना मुश्किल है। समझे? तो अब यहां पर एक बात हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया गया, लेकिन रोक देते थे, बीच में अरंगा लगा देते थे, तो नहीं हो पाया। और जब मोहम्मद शाह रंगीला के समय सआदत खां, निजामुल मुल्क को लगने लगा कि अब मुगल नाव डूबने वाला है, तो ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। इन्हीं के शासनकाल के दौरान बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने करी, अवध में सआदत खां ने और हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने। तो ये जो तमाम क्षेत्र स्वतंत्र हुए हैं मुगलों से, वह इन्हीं के शासनकाल में हुए हैं, इन्हीं के शासनकाल में हुए हैं। और ध्यान रहे कि इन्हीं के शासनकाल में सैयद बंधु का पतन हुआ, इन्हीं के शासनकाल में सैयद बंधु का पतन हुआ। और इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के दिशा निर्देश पर निजामुल मुल्क ने सैयद बंधु को मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के इशारे पर निजामुल मुल्क ने सैयद बंधु को मौत के घाट उतार दिया। और फिर कालांतर में जाकर इनके शासनकाल में 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह की सेना के बीच हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर 1739 में युद्ध हुआ। उस युद्ध को इतिहास में करनाल का युद्ध कहा जाता है। और जो करनाल का युद्ध है, करनाल के युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई, मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई। इसके बाद नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने समझौता करवाया। और नादिर शाह मात्र 50 लाख रुपया में मान गया था। यानी नादिर शाह करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करने के बाद वो दिल्ली आना चाहता था, लेकिन हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने मात्र 50 लाख रुपया में मना लिया। कहा कि आप दिल्ली काहे जाइएगा, दिल्ली का खजाना खाली है, आप जाइएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप 50 लाख रुपया लीजिए और लौटिए अपना ईरान। और वो भी शर्त निर्धारित किया था कि जैसे ही आप हरियाणा की सीमा को पार करेंगे 10 लाख देंगे, पंजाब की सीमा को पार करेंगे फिर से 10 लाख देंगे, पाकिस्तान की सीमा को पार करेंगे 20 लाख देंगे, 40 हो गया, और जब आप अपने साम्राज्य में चले जाइएगा, अपने राज्य में, तो 10 लाख और दे देंगे। ऐसे किया था। लेकिन उस समय अवध के नवाब थे सआदत खां को लगा कि अगर नादिर शाह निजामुल मुल्क के प्रभाव में आकर, अगर नादिर शाह निजामुल मुल्क के प्रभाव में आकर करनाल से ही वापस लौट जाता है और दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, तो इससे निजामुल मुल्क का कद बादशाह के नजर में ज्यादा हो जाएगा, अब अवध के नवाब सआदत खां यह चाहते थे कि ना, निजामुल मुल्क का कद हमसे ज्यादा ना हो, बल्कि मेरा कद ज्यादा हो। तो अवध के नवाब सआदत खां ने नादिर शाह के नाम खत लिखा, और सआदत खां ने नादिर शाह को कहा, निजामुल मुल्क आपको बुद्धू बना रहा है, आप दिल्ली पहुंचिए, कम से कम 2 करोड़ रुपया खजाना में है। नादिर शाह को जब खत मिला
तो नादिर शाह को लगा कि 50 लाख लेके हम काहे लौटेंगे, हम तो ऐसे इसको हराइए दिए, 2 करोड़ लेके लौटेंगे। नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, समझिए नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, खजाना खोला तो खजाना खाली। अब नादिर शाह को लगा ये तो शहादत खां ही हमको धोखा दे दिया। और फिर नादिर शाह ये बात निजामुल मुल्क मुगल बादशाह को बताया कि देखिए आप ही के राज का तो शहादत खां, वो हमको बोला 2 करोड़ मिलेगा, इसलिए तो हम दिल्ली आए हैं। तो फिर नादिर शाह ने मैसेज भिजवाया शहादत खां को, आइए दिल्ली, 2 करोड़ दीजिए। शहादत खां डर गया, आत्महत्या कर लिया। समझे? तो देखिए भारत अगर खोखला हुआ है ना, तो उसमें भारत के लोगों का बड़ा योगदान है, समझ गए? पिछले दिनों हम आपको बता रहे थे कि अगर राजपूत शासक मुगलों की मदद नहीं करते तो मुगलों की कोई अस्तित्व नहीं होती, लेकिन ऐसी परिस्थितियां थी कि राजपूत शासकों को मुगलों का मदद करना पड़ा। तो यह बात है। और फिर यह तो कहानी हुआ, चलिए अब आते हैं फिर से। तो 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण करके मोहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में पराजित किया। और जब यह दिल्ली आए तो खजाना तो खाली है मिला। निजामुल मुल्क कहा था कि खजाना खाली है, आप फालतू का जा रहे हैं, और सच में खजाना खाली था। जब दिल्ली आया कहा हम खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ हम ना जाएंगे। तो बादशाह जो है लाल किला में रहा करते थे, और लाल किला में जो है बादशाह के बैठने के लिए राज सिंहासन था। उस राज सिंहासन के दोनों तरफ मोर का चित्र अंकित था, जिस वजह से उस राज सिंहासन को मयूर सिंहासन कहा जाता था। और उस मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। नादिर शाह वही कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन को कंधा पे उठाया, चल दिया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन को लेकर नादिर शाह वापस ईरान लौट गए। और उस कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, वहीं प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां, और मयूर सिंहासन पर शाहजहां से लेकर मोहम्मद शाह तक मुगल बादशाह बैठे हैं। आपसे पूछा जाता है प्रथम मुगल बादशाह कौन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम कौन है, और साथ ही साथ जो है यह भी पूछा जाता है कौन कौन मुगल बादशाह मयूर सिंहासन पर बैठे हैं। सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गौर से सुनिएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां, अंतिम मोहम्मद शाह, और शाहजहां से मोहम्मद शाह तक मयूर सिंहासन पर बैठे हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, रंगीला। टोटल 8 मुगल बादशाह जो है, 8 9 टोटल 8 मुगल बादशाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठे हैं। कालांतर में जाकर 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह का निधन हो गया। 1748 में मोहम्मद शाह के निधन होने के बाद अगले मुगल बादशाह आपको अहमद शाह बने। और जो अहमद शाह है, समझिए जो अहमद शाह है, अहमद शाह का शासनकाल है 1748 से 1754। 1748 से 1754 ये अहमद शाह का शासनकाल है। अहमद शाह का जो शासनकाल है, एक तो इन्हें दुर्रे दुरानी कहा जाता है, अहमद शाह को दुर्रे दुरानी कहा जाता है। और अहमद शाह का जो शासनकाल है, यह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के लिए विख्यात रहा। अहमद शाह अलग है, अहमद शाह अब्दाली अलग है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान ईरान का शासक, अफगानिस्तान ईरान का शासक, जहां का नादिर शाह था। तो अहमद शाह अब्दाली भारत के ऊपर कुल 7 बार आक्रमण किया है, और कुल 7 बार जो आक्रमण किया है, उन 7 आक्रमणों में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण अहमद शाह के शासनकाल में ही किया है। तो जो अहमद शाह का शासनकाल है, यह बेसिकली अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के लिए प्रसिद्ध रहा है। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय है। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल है 1754 से 1758। आप याद कीजिए 1754 से 1758 के दौरान एक बहुत बड़ी घटना भारतीय इतिहास में घटित हुई है, 1757 का प्लासी युद्ध। 1757 का प्लासी युद्ध। तो आपसे पूछा जाता है 1757 के प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो 1757 के प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय। फिर आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां तृतीय। 1758 से 59 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासनकाल इनका नहीं है। शाहजहां तृतीय के बाद अगले मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अब सुनिएगा, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल थोड़ा चर्चा में रहा है, लंबा शासनकाल है, और इनके शासनकाल में कई सारी घटनाएं घटित हुई है। आप देखेंगे कि इनके शासनकाल में ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और सबसे ज्यादा भागने वाला बादशाह, मतलब जो है ये मुगल गद्दी पर आराम से जो है नहीं बैठे थे। कभी पटना, कभी ढाका, कभी आगरा, कभी लाहौर। इनको अपने जान का बड़ी डर था, समझे, शाह आलम द्वितीय को बहुत डर था। और बादशाह बनने से पहले तो और भी ज्यादा डर था, बादशाह बनने के बाद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जान का डर इनको कभी खत्म नहीं हुआ। और अपने जान के डर से ही ये जो है अलग अलग जगह भागा करते थे। और इनका राज्याभिषेक ना तो आगरा में हुआ ना दिल्ली में हुआ, बल्कि इनका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इनका राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था। और ये अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया था। कुछ दिन अंग्रेज का पेंशन भोगी रहा, बाद में मराठों का पेंशन भोगी बन गया, कुछ दिन मराठों का भी पेंशन भोगी रहा, फिर बाद में जाकर फिर से अंग्रेज का पेंशन भोगी बन गया, समझ गए।
तो इधर उधर भटक रहा था, अटक भटक रहा था, समझ गए। तो ये ऐसे मुगल बादशाह हैं जो अंग्रेज और मराठा दोनों का पेंशन भोगी रहा है। इनका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1803 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ध्यान से सुनिएगा, जो शाह आलम द्वितीय है, उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में सबसे लंबा कार्यकाल, उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में सबसे लंबा कार्यकाल शाह आलम द्वितीय का रहा है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरे तरफ भारत की संयुक्त सेना। भारत की संयुक्त सेना में आपको अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अब बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कास, ये सभी लोग शामिल थे। मतलब जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, ये भारत की संयुक्त सेना में शामिल था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और भारत की संयुक्त सेना की हार हुई, अर्थात बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की हार हुई। इस युद्ध को हारने के बाद ही भारतीय शासक और अंग्रेजों के बीच 1765 में इलाहाबाद में एक संधि हुई, जिस संधि को इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इलाहाबाद की दो संधि हुई है। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वह रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वह रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस संधि के जरिए मुगल बादशाह ने अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया। और जब अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो फिर अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की घोषणा करी। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की घोषणा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद जब कालांतर में जाकर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तो शाह आलम द्वितीय को दिए जाने वाले वार्षिक पेंशन को वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया था। फिर अंग्रेजों का पेंशन भोगी, मराठों का पेंशन भोगी पटना में राज्याभिषेक हुआ। और इन्हीं के शासनकाल में 1803 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जीता। और दिल्ली के लाल किला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों ने कर लिया। शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों ने कर लिया। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय की हत्या के बाद अगले मुगल बादशाह बने आपको अकबर द्वितीय। और जो अकबर द्वितीय है, इनका शासनकाल है 1806 से 1837। अकबर द्वितीय को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्रिटेन जाना था, लेकिन इनको अपना औकात पता था कि हम बोलने के लायक भी नहीं हैं, हम अंग्रेजों के सामने सही से बोल भी नहीं सकते हैं। तो इन्होंने भारत का लाज रखने के लिए स्वयं ब्रिटेन नहीं गए, बल्कि उस समय के सबसे बड़े विद्वान, जैसे आज के समय का सबसे बड़ा विद्वान कौन है बट आज के समय का सबसे बड़ा विद्वान रघुराम राजन हो गए, अमिताभ कांत हो गए, मनमोहन सिंह हो गए। ये सब लोग आज के समय के बड़े। और 2018 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्री को, उसका अभिजीत बनर्जी हो गए। अब अभिजीत बनर्जी हो गए, रवीश कुमार हो गए, समझ। हाँ, रवीश कुमार भी। अरे अभी के डेट में भारतीय पत्रकारिता जगत का अगर सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है, रवीश कुमार है वो, समझिए। और उसको खरीदने के लिए एनडीटीवी को मोदी जी खरीदवाए थे अपने मित्र अडानी से, और बेचारा जो है एनडीटीवी ही छोड़ दिया, समझ गए, बिका नहीं। रवीश कुमार का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये गुल्लू फुल्लू मुल्लू की तरह नहीं, समझ गए। ये जो है पूछता है भारत कौन आया, गुजरात का शेर आया, समझे। तो ये सब ना है, ये सब तो एकदम चाटुकार है, समझ गए। लेकिन मीडिया का काम सरकार से सवाल करना है, विपक्ष से सवाल नहीं करना है। और आज का मीडिया विपक्ष से सवाल करता है। किसी का औकात हो मोदी जी से सवाल कर दे, किसी का औकात नहीं है, समझ गए। चलिए आगे आइएगा। तो अकबर द्वितीय उस समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी राम मोहन राय को अपने प्रतिनिधि के तौर पर ब्रिटेन भेजा। और राम मोहन राय जब ब्रिटेन जा रहे थे तो अकबर द्वितीय ने ही उन्हें राजा की उपाधि दे दी। और फिर राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। अकबर द्वितीय का निधन 1837 में हुआ। 1837 में अकबर द्वितीय के निधन होने के बाद अगले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बने। जो बहादुर शाह जफर हैं, इन्हें जफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो था ना, एक प्रकार का आपको साहित्यकार था और शायरी भी लिखा करता था। और ये जो शायरी लिखा करता था, जफरनामा के उपनाम से ये शायरी लिखा करता था। और इनके शासनकाल के दौरान ही 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह में ना चाहते हुए भी बहादुर शाह जफर
को दिल्ली से नेतृत्व करना पड़ा और 1857 के विद्रोह को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के क्षेत्र में दबा दिया तो फिर इनको बंदी बना लिया और बंदी बना करके इन्हें भारत से ही बाहर कर दिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया। भारत से बाहर रंगून बर्मा या म्यांमार भेज दिया गया और बर्मा या म्यांमार के रंगून में ही रहते हुए इनका निधन हो गया और निधन होने के बाद इन्हें रंगून में ही दफना दिया गया। इन्हें रंगून में ही दफना दिया गया, अर्थात इनका मकबरा भारत से बाहर रंगून में है, भारत से बाहर रंगून में है। और ध्यान रहे कि 1858 में 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया और मुगल बादशाह के पद जब समाप्त हो गए तो कुछ इतिहासकार की यह मान्यता है कि यहीं से भारत में राजतंत्र समाप्त हुआ माना जाता है और यहीं से भारत में लोकतंत्र की बीज बोई गई। यहीं से भारत में लोकतंत्र की बीज बोई गई और वह बीज धीरे धीरे पनपा और फिर आपको 1919 आते आते लोकतंत्र अपने बाल्यावस्था में पहुंचा और आजादी के बाद युवावस्था में पहुंच गया है और तब से लेकर आज तक भारतीय लोकतंत्र अपनी युवावस्था में बनी हुई है। लेकिन अगर मोदी जी अगले 5 साल और रह गए तो लोकतंत्र प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा। अगर मोदी जी नहीं रहे तो लोकतंत्र युवावस्था में बना रहेगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अगर मोदी जी अगले 5 साल रहेंगे तो और ज्यादा तानाशाह हो जाएंगे और जो लोकतंत्र के आवश्यक तत्व हैं, जैसे स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का एक आवश्यक तत्व है जिसको ढाह दिया गया है। स्वतंत्र मीडिया है ही नहीं तो धीरे धीरे लोकतंत्र, भारत की लोकतंत्र खोखला होती जा रही है। और हमको तो लगता है, पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि मोदी जी की महत्वाकांक्षा, उनकी कार्यशैली, अरे उनके कार्यशैली को देखिए ना जी, और पहले के प्रधानमंत्री के कार्यशैली को याद कीजिए, आज के प्रधानमंत्री के कार्यशैली को याद कीजिए। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी तक की हम बात करते हैं, मनमोहन सिंह तक की हम बात करते हैं। राज्य में जब विधानसभा का चुनाव होता था, प्रधानमंत्री का 1 रैली, 2 रैली या मैक्सिमम 3 रैली, उससे ज्यादा रैली नहीं लगता था। उससे ज्यादा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नहीं जाते थे। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। आप पूरे भारत के सुप्रीम हैं, आप भारत के सबसे बड़े नेता हैं, आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता हैं। भारत के प्रधानमंत्री का मतलब यह होता है। और आप पिछले 1 माह से भारत की राजधानी दिल्ली के बजाय अहमदाबाद को आप भारत की राजधानी बना करके वहां पर पड़े हुए हैं और दिन रात वहां पर ताबड़तोड़ एक दिन में 5-5 रैली आप कर रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं बना रहे हैं बल्कि उस पद का तौहीन कर रहे हैं। आप समझ गए? तो यह वास्तविकता है। पिछले 1 माह से मोदी जी दिल्ली में, अहमदाबाद में है मोदी जी, समझ गए? पिछले 1 माह से तो एकदम प्रधानमंत्री के पद को मोदी जी तार तार कर दिए हैं। अब इससे ज्यादा और नहीं गिराया जा सकता है प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को, समझ गए? तो अब जो है आप पढ़िए, पढ़िए जल्दी। उत्तरकालीन आपका तो कार्ड बना करके हम दिए हैं ऑफिस में, क्या बात करते हैं? जाकर कार्ड आप मांगे हैं ऑफिस से? है नहीं मिला है कार्ड, हम बना, हम खुद से बनवाए हैं। क्या बोलिए? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। सैयद बंधु का पतन किस मुगल बादशाह के समय हुआ? के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई। लगता है वो भी डर से नहीं आया है। बताइए, इतना परेशानी में लोग रहता है, पढ़ने का मौका दिए हैं फिर भी याद करने के डर से भागता है। पढ़ लिए? अब आइए बोर्ड पे, बोलिए। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? हाँ, खफी खां नामक इतिहासकार ने किसे साहे बेखबर का? हाँ, खफी खां नामक इतिहासकार ने किसे साहे बेखबर का? बहादुर शाह प्रथम को। आगे बताइएगा कि किस मुगल बादशाह के समय सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई? बहादुर शाह किस सिख नेता के साथ लड़ते हुए बहादुर शाह प्रथम मारा गया? बंदा। अच्छा, बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? जहांदार। लंपट मूर्ख किसे कहा जाए? लंपट मूर्ख। जहांदार शाह किसके मदद से बादशाह बना था? जुल्फिकार खां। जैसे जहांदार शाह, जैसे जुल्फिकार खां, तो जहांदार शाह किसके मदद से बादशाह? जहांदार शाह किसके मदद से बादशाह? जुल्फिकार खां। जहांदार शाह के बाद जो है फर्रुख सियाह, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला मोहम्मद शाह किसके मदद से बादशाह बने? सैयद। भारतीय इतिहास में नृप निर्माता यानी किंग मेकर किसे कहे?
किंग मेकर। अच्छा, सैयद बंधु के अंतर्गत दो भाई था, कौन कौन था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। सैयद बंधु का पतन किस मुगल बादशाह के समय हुआ? मोहम्मद शाह। सैयद बंधु के पतन में किसका योगदान था? निजामुल मुल्क। सैयद बंधु के पतन में किसका योगदान था? निजामुल मुल्क का। आगे बताइएगा, कौन ऐसे बादशाह हैं जिसके शासन काल में बंदा बहादुर की मुगल सेना ने हत्या कर दी? कौन है? फारूक सियर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में व्यापारिक छूट किस बादशाह ने? फारूक सियर ने। और फारूक सियर की हत्या सैयद बंधु ने करवाई थी, हाँ या ना? करवाई थी ना। फारूक सियर की हत्या किसने करवाई? सैयद बंधु। क्षय रोग के कारण किसका निधन हुआ? रफीउद दरजात और रफीउद। और इसके बाद मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर। चलिए आगे बताइएगा कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह। आगे बताइएगा कि जो है आपको ईरान के शासक नादिर शाह का भारत के ऊपर जब आक्रमण हुआ था तो बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। करनाल का युद्ध कब हुआ है? 1700। कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन को ईरान लेकर कौन चला गया? नादिर शाह। और इसके बाद जो है मोहम्मद शाह के बाद अगले बादशाह कौन बने हैं? किस बादशाह का शासनकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है? प्लासी के युद्ध के समय बादशाह आलमगीर द्वितीय के बाद, उसके बाद शाह आलम। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? शाह आलम। बक्सर के युद्ध के समय बादशाह कौन थे? बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, हार हुई थी, इलाहाबाद की संधि किया था, किसके साथ? इलाहाबाद के संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार किस बादशाह ने दिया? किस बादशाह ने? इलाहाबाद के संधि के तहत इन्हें कितना लाख रुपया वार्षिक पेंशन किसने देना प्रारंभ किया? रॉबर्ट क्लाइव। किसने समाप्त कर दिया? वारेन। कौन बादशाह अंग्रेज और मराठा दोनों का पेंशन भोगी रहा था? कौन बादशाह अंग्रेज और मराठा दोनों का? पटना में किसका राज्याभिषेक? किस बादशाह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? और राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अंतिम मुगल बादशाह। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कहां दफनाया गया? रंगून में। कहां? रंगून में। और इसके बाद जो है मुगल बादशाह का पद समाप्त कब हुआ? 1858। 1800। बात क्लियर है? याद हो गया? चलिए अब सुनिए हो। आप लोग तो बहुत पढ़ लिए हैं। आप लोग तो केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड किए थे, कुछ लोग देखे केमिस्ट्री का वीडियो आपके? फिजिक्स। अच्छा ठीक है। अरे 4 सब्जेक्ट पढ़े ना जी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई सब्जेक्ट पूर्ण नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ। हाँ ठीक है, लेकिन 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं। और 1 जुलाई से बेचल, क्या जुलाई से बेचल? 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, छठा महीना में इंटर कर गए अब हम लोग, ठीक है। 5 महीना हो गया है, छठा महीना में हम लोग इंटर कर गए हैं। तो 6 महीना में जो है आपको सिलेबस खत्म नहीं हुआ। सिलेबस खत्म करना तो बिहार एसएससी बैच में 6 महीना में सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, खत्म कर दिया हर चीज। तो ये तो नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए आराम से पढ़ाते हैं। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर इतना आराम से थोड़ी पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तो थोड़ा सा फास्ट होंगे, समझे, एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे, समझे, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा का सिलेबस अपने खत्म हो जाएगा, समझे। तो आराम से पढ़िए। तो आज से जो है बिहार दरोगा का एक नया बैच आ रहा है। आज से शाम में 5 से 7, आज से बिहार दरोगा का नया बैच आ रहा है शाम में 5 से 7। ऊपर वाला क्लासरूम लिए हैं और ऊपर वाला क्लासरूम में ही क्लास चलेगा। और देखिए ऊपर चढ़ाने का एक ये है कि देखिए सीढ़ी चढ़ने से जो है ना आपका पैर मजबूत होगा, समझ गए, पैर मजबूत होगा। और अगर आपका पैर मजबूत होगा तो फिर रनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। सही में एक मेरा ये भी सोच है अपना, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त, भाई, मित्र, सगे संबंधी, जीएफ, बीएफ जो भी होगा सबको भेज देना है, सूचना नहीं देना, मार पचास हम ठीक कर देंगे। 5 महीना पढ़ लिए हैं, सूचना दीजिएगा। अब आप पे पूरा अधिकार है मेरा और आपका भी अधिकार है हम पे, ठीक है। भेजना है सबको, नहीं तो नानी याद दिला देंगे हम। खाली बैच मेरा नहीं भरने दीजिए ना, तब अगले क्लास में हम नानी याद दिलाते हैं सबको। चलिए सबको जो है क्या करना है, भेज देना है, ठीक है। चलिए अब सुनिए, सुनिए ना। अरे उस बैच में विद्यार्थी से पूछेंगे, जैसे कि 3 से 5 बैच में विद्यार्थी से पूछे, बोला ज्योग्राफी पढ़ाइए तो ज्योग्राफी शुरू कर दिए। विद्यार्थी से पूछेंगे, वो जो कहेगा वो पढ़ा देंगे, ठीक है। फी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए फी स्ट्रक्चर सेम रहने के पीछे कारण ये है कि जो है आपको एक तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, हो सकता है कि आपको हमको 6 महीना और पढ़ाना पड़े, ठीक है। तो सब चीज को ध्यान में रख करके ना फी सब डिसाइड किया जाता है। अभी तो ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी कि नोटिफिकेशन आ गया है 5 से 6 माह के बाद जो है आपका क्लास खत्म हो जाएगा, अभी तो ऐसा नहीं है, समझे। तो हर चीज को ध्यान में रख करके फी स्ट्रक्चर तय किया जाता है। तो लेकिन जानते हैं एक लोभ जो है मेरे भी मन में आ गया है, समझे। हम बता रहे हैं, खैर ये बात हम बोलना नहीं चाह रहे थे। ऐसे जानते हैं आप लोगों को लगता होगा कि हमारे जीवन में बहुत कुछ
पर्दा के पीछे है, कुछ नहीं है पर्दा के पीछे, हर चीज पर्दा के आगे है। जो है हम जो भी फील करते हैं हम आपको बता देते हैं, समझे। पता नहीं अब ऐसा जो है, जैसे हम YouTube पे नहीं आते हैं। अब क्यों नहीं आते हैं जानते हैं? YouTube पे नहीं आते हैं, हमको YouTube से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, जिस वजह से हम YouTube पे नहीं आते हैं। तो पता नहीं एक माइंड में जो है, पता नहीं ये क्यों आ गया है, ये नहीं आना चाहिए था। इस बात का एहसास हमको है कि ये नहीं आना चाहिए था, जो बात आगे हम बताने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी माइंड में आ गया है कि फी थोड़ा रहता है, पढ़ाने में भी मन लगता है, समझ गए। थोड़ा ज्यादा फी रहता है तो पढ़ाने में भी मन लगता है, और कम फी में जो है ना थोड़ा सा अंदर से जो है ना फीलिंग नहीं आ पाता है। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब पता नहीं हो गया है। अब कोई भी आदत जो है एक दिन में तो खत्म होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ कल्याणकारी योजना जो है हम चला रहे हैं धीरे धीरे। अभी पर्दा के पीछे वो सब है, जब थोड़ा सा पूरा हो जाएगा, हमको लगेगा कि नहीं बताना चाहिए, तो फिर हम बताएंगे आपको, निश्चित तौर पर बताएंगे। और एक टीचर हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ही थोड़ा बहुत काम करने जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको मालूम होगा, लेकिन कल्याणकारी योजना है कुछ शिक्षा के क्षेत्र में ही है, समझे। चलिए अब होमवर्क सब की बात करते हैं और सारा चीज बता देते हैं। देखिए कल आपका क्लास नहीं है, ठीक है। कल आपका क्लास इसलिए नहीं है कि जो है हम भी आउट ऑफ पटना जा रहे हैं, बिट्टू सर भी आउट ऑफ पटना जा रहे हैं, इसलिए जो है कल आपका क्लास नहीं है। लेकिन ध्यान दे कि जो है आपको कल टेस्ट है। पिछले वीक में आपका टेस्ट नहीं हुआ था। देखिए अचानक जो है जो टाइपिस्ट था उसको इलाज को लेकर जो है यानी दिल्ली जाना पड़ा था, इसीलिए क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, जिस वजह से टेस्ट नहीं हो पाया। कल भले हम नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है हम रात में ही बना करके भेज दिए हैं। क्वेश्चन आज टाइप होगा और शाम तक हमको मिल जाएगा। हम यहां से रात में निकलेंगे तो हम क्वेश्चन को क्लियर करके निकलेंगे। तो कल आपका टेस्ट है और टेस्ट आपका 12:30 बजे से होता है, तो उस टेस्ट के टाइमिंग में हम छेड़छाड़ ना करेंगे, ठीक है। तो कल आपका क्लास नहीं है 10 बजे से, लेकिन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल आपका चौथा टेस्ट है और टेस्ट ही आपको आपका औकात बताता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन वाले लोगों को तो क्वेश्चन हम दे देते हैं एप्लीकेशन पर, तो ऑनलाइन वाले लोग भी ईमानदारी से बना लेंगे, आंसर मिला लेंगे। ईमानदार बनिए, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है खुद से अवलोकित कर लीजिएगा। और ऑफलाइन वाले जो लोग हैं 12:30 बजे आकर के जो है आप टेस्ट दे दीजिएगा। 12:30 से 1:30 बजे तक टेस्ट चलेगा, 2 बजे तक निपट जाएगा। आधा घंटा में क्वेश्चन चेक हो जाएगा। रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी, लेकिन ओएमआर सेट चेक आप कर दीजिएगा। ओएमआर सेट जो है आप चेक कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा। हम नहीं रहेंगे, संस्थान के और भी लोग रहेंगे, तो जो है आप ये सब काम कर दीजिएगा। और देखिए सामान्य तौर पर हम शादी ब्याह में जाते नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है जिनका हमको आगे बढ़ाने में योगदान है उनके खुशी में हमें शामिल निश्चित तौर पर होना चाहिए। 1717 पोस्ट बिहार दरोगा से ही कोचिंग आगे बढ़ा था। 1717 पोस्ट में जो है आपको 2 लड़की का चयन हुआ था फाइनली, और 6 लड़का का चयन हुआ था, जिसमें एक लड़की का तो शादी हो चुका है। वो लड़की तो हमको इन्फॉर्म भी नहीं की थी, लेकिन जो दूसरी लड़की का शादी है वो इन्फॉर्म की है आज से। हमको लगता है जब उनका शादी लगा था 6 माह पहले से ही वो प्रत्येक माह हमको सूचना देती रहती है कि आना है आना है आना है। तो उनका भी आगे बढ़ाने में योगदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम आपको बता दें कि जब लॉकडाउन था, यानी जब लॉकडाउन हुआ था, तो जिसका शादी है ऐसे ही अब कुछ था, यानी पैसा का जरूरत था थोड़ा बहुत, तो पैसा से भी वो छात्रा हमारा हेल्प की थी। यानी जिस टाइम में मेरा हाथ खाली हो गया था, तो उस टाइम में बस एक कॉल पे 2 मिनट के भीतर जितना डिमांड किया, कितना डिमांड किया उसको छोड़िए, हैवी डिमांड ही था, तो वो हैवी डिमांड जो हमको मिल गया। तो कहीं ना कहीं सहयोग मिला है, साथ मिला है, तो हमको लगता है कि उनके शादी में जाना जरूरी है। 4 तारीख को उनका शादी है, तो इसी सिलसिला में हम जा रहे हैं। बिट्टू सर भी हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन बिट्टू सर शादी अटेंड नहीं करेंगे, हमको करना है शादी अटेंड। और इसके बाद जो है रविवार को शादी है, तो रविवार सोमवार को सुबह तक आ पाएंगे, तो सोमवार को प्रयास रहेगा आपका क्लास लेने का। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर मे भी क्लास नहीं होता है, अगर मे भी क्लास नहीं होता है तो आपको क्लास टेस्ट आयोजित कर देंगे। अगर मे भी नहीं होता, मेरा पूरा प्रयास रहेगा सोमवार को आपका क्लास लेने का। अगर मे भी क्लास नहीं होता है, मे भी नहीं होगा, तो जो है हम अगर कोई कुछ कह भी देगा तो उसको आराम नगदी फसल। आगे सुनिए, तो अगला तो यानी सोमवार को, या सोमवार को अगर नहीं लेंगे तो बुधवार को ही होगा। तिलहन दलहन रेशम बागानी झूमिंग कृषि पशुपालन। इस सब में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है सुनिए, 17 से लेकर 23 तक, 17 से 23, 17 से 23, अरे आप कीजिएगा ना, हो जाएगा। अरे आप कीजिएगा ना, हो जाएगा, कीजिएगा तब तो ठीक है। 17 से लेकर 23 तक, 17 से लेकर 23 तक ये होमवर्क हम आपको बुधवार को पूछेंगे। ये होमवर्क हम आपको बुधवार को पूछेंगे, ठीक है। अभी से देखिए लगभग 5 दिन टाइम है आपके पास। 5 दिन में 1 2 3 4 5 6 चैप्टर दे रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी बुधवार को ही पूछेंगे, इकोनॉमिक्स भी बुधवार को ही पूछेंगे, और ये भी बुधवार को ही पूछेंगे, समझ गए। तो ये आपका होमवर्क है, अब जवाब दीजिए। तो बताइए, पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति किससे संबंधित? तिलहन उत्पादन, यही दिए थे होमवर्क। आगे वाला पूछने लगे। 197, हाँ आगे बढ़ गए। वही तो हम सोच रहे थे, आप लोग जवाब काहे नहीं दे रहे हैं। बोलिए, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य? उत्तर। माही सुगंधा किस फसल की किस्म? धान की नौ। कल्याण सोना। गेहूं में बोनेपन का जीन है नौरिन। राज्य 3077 एक प्रजाति है। यूपी 308। गेहूं रस्ट किस फसल का रोग है? गेहूं का है। अच्छा, धान कैसा फसल है? धान की उत्पत्ति किस क्षेत्र में? दक्षिण पूर्व। जया पद्मा कृष्णा किसका किस्म? धान का। भारत के चावल का कटोरा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और भी कुछ था? कुछ नहीं था क्या? चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। और क्या डेली टेस्ट देते हैं नो? हाँ, धन्यवाद सभी लोगों। क्या हो? अच्छा, एडमिशन सोमवार से लेगा, देखते हैं। हाँ, एडमिशन बंद है लगभग 10 दिन से, सोमवार से लेगा। धन्यवाद सभी लोगों।